आज नागपुर से सुप्रसिद्ध छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक अरबट सर हमारे साथ हैं, जो कि 43 ईयर्स से नागपुर वासियों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, आज जैसे कि डॉक्टर्स डे है, देशवासियों को, संपूर्ण जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या एक संदेश आप सभी को देना चाहेंगे? देखिए, आज का डॉक्टर्स डे नेशनल डॉक्टर्स डे कहते हैं इसको। इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे अलग होता है। आज का दिन है वो इंडिया में नेशनल डॉक्टर्स डे करके मनाया जाता है। और जब ये डे मनाया जाता है तो उसके पीछे एक विशिष्ट कारण होता है कि जो भी डॉक्टर्स काम करते हैं उनको अच्छी सुविधा मिले, उनकी सेहत अच्छी रहे, वो काम अच्छे मन से करे। तो आज के दिन मैं सभी नागपुर के, या मैं कहूंगा इंडिया के डॉक्टर्स डे को, सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आप अच्छी तरह रहे, तंदुरुस्त रहे, अच्छे दिल से प्रैक्टिस करें और सभी जो पेशेंट आपके पास आते हैं उनके तरफ ध्यान से उनका इलाज करें और उन्हें संतुष्ट रखें। सर, जैसे कि डॉक्टर अशोक अरबट काफी प्रसिद्ध नाम है नागपुर वासियों के लिए, काफी पेशेंट्स को अपने की सेवाएं दी है। बात करते हैं सर हम छाती रोग के बारे में, तो जिसके आप विशेषज्ञ हैं। तो छाती रोग में अभी बरसात के दिनों में हम अक्सर देखते हैं मलेरिया, न जाने अनगिनत ऐसी बीमारियां बरसात में होती है। तो छाती से रिलेटेड किस प्रकार के पेशेंट्स बरसात के दिनों में आपके पास आते हैं? जैसे ही यूं ही बरसात शुरू हो जाती है तो देखा है कि लोगों में खांसी ज्यादा होती है, सर्दी जुकाम होता है, और इसी का एक तौर आगे चले तो लोगों को निमोनिया होता है। अब निमोनिया होता है नहीं, इसका मतलब है छाती का इन्फेक्शन होता है। जैसे कि हम एक्सरे निकाले, सीटी स्कैन निकाले तो हमें पता लगता है कि निमोनिया हुआ। दूसरी और एक बात यह है कि जैसे बरसात में वायरल इन्फेक्शन ज्यादा होने के कारण या बरसात में नमी रहती है उसके कारण जिन लोगों को अस्थमा है उनका अस्थमा बढ़ जाता है, जिन लोगों को ब्रोंकाइटिस है, सीओपीडी है, यानी कि छाती की जो बीमारी है जिससे रिलेटेड खांसी और दमा रहता है, ये सभी बीमारियां बरसात के दिनों में बढ़ती है। कारण यही है कि इन्फेक्शन, जिसको हम वायरल इन्फेक्शन कहते हैं। और वायरल इन्फेक्शन आपने देखा होगा, जब कोविड आया तो एक आदमी से दूसरे आदमी में कोविड हुआ, क्योंकि ये इन्फेक्शियस है, संसर्गजन्य बीमारी है। जैसे कि घर में अभी भी हम देखते हैं कि घर में बच्चा स्कूल में जाता है और उसको सर्दी हो जाती है और माँ बाप के साथ सोता है तो माँ बाप को भी सर्दी जुकाम हो जाता है, और धीरे धीरे यही तरीका आगे बढ़ के उनको इन्फेक्शन होता है, निमोनिया होता है। या जिन लोगों को यंग जनरेशन में या ओल्ड जनरेशन में जिनको दमा है, सीओपीडी की बीमारी है, या लंग्स की कोई भी बीमारी है, पुरानी टीबी क्यों ना हो या इंटरस्टिशियल लंग डिसीज हो, तो इन लोगों की बीमारियां बरसात में बढ़ती है। तो इन लोगों ने ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे तो लक्षण शुरुआत होते हैं दो प्रकार के। एक जो लोग हैं जिनको पीड़ित है, पहले से बीमारी से पीड़ित है, जिनको अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज या लंग इन्फेक्शन या ट्यूबरकुलोसिस है, एक ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप यह है कि जिनको कोई पहले बीमारी नहीं है, ऐसा एक ग्रुप है। तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि जिन लोगों को पहले कोई बीमारी नहीं, उन लोगों का क्या होता है। जिन लोगों में अक्सर इम्यूनिटी कम होती है, कुछ कारण से उनकी अंदरूनी ताकत कम होती है, उन लोगों में जल्दी से सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, और खांसी के कारण बुखार आ जाता है। तो एक पॉपुलेशन बहुत कॉमन है। और दूसरा है कि एक आदमी को यदि घर में होता है, बच्चों को भी होता है, तो पेरेंट्स के होने की संभावना ज्यादा है। और हमारा जो एक सोशल लाइफ है इंडिया में, कि हम लोग बहुत कोई प्रोग्राम को जाते हैं, कई एक जगह मिलते हैं, यानी आपस में हमारा काफी तालमेल रहता है, हम लोग ज्यादातर एक जगह बहुत मिलते भी हैं, तो उस कारण इसका फैलाव जल्दी हो जाता है। ये एक ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप हमने देखा है कि जिन लोगों को ऑलरेडी बीमारी है, जैसे कि जो लोग ब्रोंकाइटिस से ग्रस्त है, सीओपीडी है, स्मोकिंग करते हैं, पहले से टीबी की बीमारी है, अस्थमा की बीमारी है। पर्टिकुलरली इसमें भी दो क्लास आते हैं, एक छोटे बच्चे आते हैं और बूढ़े आते हैं, जिनका इम्यूनिटी पहले से कम रहती है। अभी इनकी इम्यूनिटी कम होने के कारण इनको भी संभावना होती है कि इनकी जो बीमारी है वो बढ़ती है। जैसे कि दमा है तो दमा का अटैक आता है, सीओपीडी है तो उसका अटैक आता है, यदि टीबी है तो उन्हें और इन्फेक्शन हो जाता है, और इस कारण इनकी बीमारी बढ़ती है। तो इन लोगों ने जो उनकी दवा चल रही है वो दवा पे ध्यान देना चाहिए। और मैं तो आगे जाके ये भी कहूंगा कि इन लोगों का एक फर्ज बनता है कि जैसे ही बरसात शुरुआत हो जाती है तो इन लोगों ने खुद का चेकअप करा लेना चाहिए, और
जरूरतमंद जितनी दवा है वो दवा लेना चाहिए। फेफड़ों की एक आउटर लेयर होती है जिसको हम प्लूरा कहते हैं, और प्लूरा के अंदर थोड़ा पानी रहता है जो कि हम जब श्वास लेते हैं लंग्स का जो फैलाव हो जाता है, यानी लंग्स फूल जाते हैं, तो उसको एक प्रेशर मेंटेन करने के लिए वहां पे थोड़ा फ्लूइड की मात्रा रहती है। लेकिन जब कभी लंग्स के अंदर इंफेक्शन हो जाता है और इंफेक्शन के कारण पानी ज्यादा बनता है, और वो पानी आउटर लेयर जिनको प्लूरल लेयर बोलते हैं वहां पे जमा होता है, तो अक्सर नॉर्मली जितना पानी जमा होता है उतना ही एब्सॉर्ब होता है। बट ये परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति में पानी ज्यादा बनता है और एब्सॉर्ब नहीं होता है, हम उसको प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। प्लूरल इफ्यूजन होने के बहुत सारे कारण है। सामान्यतः होता है निमोनिया में, यानी लंग का इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस में होता है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर जैसी बीमारियां उसमें होता है, मैलिग्नेंसी में यानी कि कैंसर की बीमारी है उसमें होता है, देन रीनल फेलियर है, हार्ट फेलियर है, लिवर फेलियर है, एनीमिया है, ऐसी कई सारी बीमारियां है जिसमें लंग्स में पानी होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो पानी होने का कारण है वो निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस और कैंसर की बीमारी के कारण होता है। देखिए एक आप कहते कि एक जर्नी है, जहां से मैंने आज से 43 साल पहले शुरू की थी, उसका एक तौर बहुत ही छोटा सा था। छोटे से क्लिनिक से एक शुरुआत हुई थी, बढ़ते बढ़ते आज हम क्रिम्स हॉस्पिटल में बैठे हैं। यहाँ पे 2 क्रिम्स हॉस्पिटल रामदासपेट में है, दूसरा हॉस्पिटल मनीष नगर में, हम तीसरा और एक लंग इंस्टीट्यूट खोलने जा रहे हैं। तो ये सामान्यतः क्यों हुआ, इसकी एक प्रमुख कारण है कि सबसे पहले कि मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे जो पेशेंट होते, जो हमारे पे विश्वास रखते हैं और विश्वास रख के हमारे पास आते हैं और उनके ही बदौलत हम आगे बढ़ते हैं। यदि हमारे पास ग्राहक, जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी बिजनेस में ग्राहक यदि नहीं है तो बिजनेस एक चलेगा कैसा, काम चलेगा। तो पेशेंट का एक विश्वास, उन्होंने मुझ पे जो कुछ सोचा होगा मेरे बारे में या जो कुछ उपलब्धि उन्हें हुई होगी हेल्थ में, उस कारण धीरे धीरे वो लोग आने लगे, उनको अच्छा लगने लगा, उन्होंने और दूसरों को बताया। इस कारण ये 1 तक, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 6 ऐसे ऐसे बढ़ते आज हम कई सारे चीजों की जानकारी रखते हैं। आज हमने जब शुरू किया था तब हम सिर्फ एक छोटा पेशेंट को देखना, उनका एक्सरे करना, लंग फंक्शन टेस्ट करना, इतना ही काम करते थे। बट आज हम पूरा लंग्स की जितनी बीमारी है, बच्चों से बूढ़े तक, और लंग्स में सर्जरी होती है, इंटरवेंशन होता है, ये सब करते हैं। देखा जाए तो क्या क्या ट्रीट करते हैं, अस्थमा की बीमारी करते हैं, टीबी की, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस, आपने पूछा लंग में पानी होता है, प्लूरल इफ्यूजन, निमोनिया, कोविड की बीमारी हमने ट्रीट की, H1N1 आया था, वायरल इन्फेक्शन, वो हमने अच्छी तरह संभाला। उसके बाद में लंग्स के कैंसर होते हैं, ऑपरेशन करने की जब नौबत आती है वो हम करते हैं। उसके बाद में लंग्स के अंदर में जैसे कि कुछ फॉरेन बॉडी गई है, लंग्स के अंदर ट्यूमर है, उसकी जांच करना, उसका डायग्नोसिस करना, उसको कैसे मिटाना, यदि अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है उसको कैसे खोलना, जिसको ब्रोंकोस्कोपी और ब्रोंकोस्कोपी रिलेटेड प्रोसीजर्स कहते हैं, जिसमें यूबस होता है, क्रायोबायोप्सी होती है, डायलेटेशन होता है, और कहीं खून आता है, खून का रिजाव कैसे बंद करना, ये सभी सारी चीज हम करते हैं। दूसरी चीज हो गई कि जैसे प्लूरा में पानी हुआ तो उसका कारण देखने के लिए थोरेकोस्कोपी करना, वहां से प्लूरल बायोप्सी करना, ये सब पूरी यानी शुरुआत से लेके आखिरी तक जितने भी जरूरतमंद चीज होती है पेशेंट के लिए, जिस कारण उसका डायग्नोसिस होता है और मैनेजमेंट होता है और उसको आराम मिल सकता है, ये सभी हम चीजें करते हैं। उसके साथ साथ पेशेंट का एजुकेशन करना है, जैसे कि ILD क्लिनिक है, COPD अस्थमा क्लिनिक है, कहीं जाके लेक्चर देना है, पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम करना है। हमारे यहाँ जितने भी पेशेंट आते हैं उनको हम एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहने के लिए उनको फिजियोथेरेपी का एक ये देते हैं, डाइट चार्ट देते हैं, और जरूरत पड़े तो CT स्कैन वगैरह सभी चीज करते हैं। तो कहने का मतलब यही है, इतने साल में जो उपलब्धि है वो पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है कि हम छोटी सी बीमारी से लेकर बड़ी बीमारी तक उनका ध्यान रख सकते हैं।
छोटा डायग्नोसिस से लेकर बड़ा डायग्नोसिस कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, बीमारी शुरुआत होने से अंत तक वो बीमारी कैसी रहेगी, उसका विपरीत या सही परिणाम उसके बॉडी पे क्या होगा, उसके कारण उसकी फैमिली की परिस्थिति क्या हो सकती है, आगे जाके कैसे रह सकता है, ये सभी जानकारी हम पेशेंट को देते हैं। और साथ साथ उसको, जैसे कि आज का डॉक्टर्स डे के ऐसे दिनों में हम उनको जानकारी ज्यादा देते हैं पेशेंट को, ताकि उनको ऐसी बीमारियां फर्दर बढ़े ना, या बीमारी होने के पहले ही उनका इलाज सही ढंग से हो। अभी के दौर पे हमारे हॉस्पिटल को अभी करीबन 27-28 साल हो गए हैं शुरू करके। जब शुरू किया था तब ये पहला या दूसरा हॉस्पिटल रहा होगा बड़े अस्पतालों में। और अभी हम यहाँ पे सभी सुविधा देते हैं, जैसे कि पेशेंट आने के बाद पेशेंट की रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, उसको पैथोलॉजी है, रेडियोलॉजी है, यानी कि कहने कि उसको बिल्डिंग के बाहर जाने की जरूरत नहीं होती। सभी सुविधा एक ही हॉस्पिटल में है, ताकि पेशेंट के जो रिलेटिव है वो बैठ के आराम फरमा सकते हैं कुछ देर के लिए, और उसी दरमियान उसकी जितने भी जांच चाहे वो जांच हो सकती है। यदि एडमिट करने के काम पड़े तो वो भी होता है। यहाँ पे सुविधाओं की तरफ से अच्छे वेल इक्विप्ड आईसीयू है, 20 बेड्स के आईसीयू है, जहाँ पे सभी तरह के मरीज हम उनको सेवा देते हैं। फिर इंटेंसिव केयर यूनिट मैंने बताया। फिर एक ये है कैजुअलिटी है, जहाँ पे इमरजेंसी में लोग आते हैं, इमरजेंसी में एक्सीडेंट्स होते हैं, वो एक्सीडेंट को संभालना, उनकी देखभाल करना, एडमिट करना होते हैं। तो इससे जुड़े हुए जितने डिपार्टमेंट है, जैसे कि हार्ट की सुविधा है, लंग्स की सुविधा है, पेट की बीमारियों पे ध्यान दिया जाता है, जनरल मेडिसिन है, इंटेंसिव केयर है, ऑर्थोपेडिक है, न्यूरोलॉजी है, न्यूरोसर्जरी है, गायनिक है, पीडियाट्रिक्स है, यूरोलॉजी है, और बैकअप में पैथोलॉजी है, रेडियोलॉजी है, सिटी स्कैन है, ब्लड बैंक है। ये सभी सुविधा हम पेशेंट के लिए यहाँ पे देते हैं, ताकि मरीज यदि वो सीवियर, यानी ऐसा कहते हैं कि वो एक इमरजेंसी में आए तो उसको संभालना है, और उसका एक ऑपरेशन करना है कि वो ऑपरेशन इमरजेंसी नहीं है फिर भी ऑपरेशन करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो यदि डॉक्टर को अच्छी तरह एक अपना प्रोफेशन जिसको कहते हैं निभाना है, और लंबे समय के लिए हमारे पेशेंट को, यदि हम चाहते हैं कि हमारे पेशेंट अच्छे रहे, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि खुद की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। यदि डॉक्टर स्वस्थ है तो वो स्वस्थ मन से पेशेंट का इलाज कर पाएगा। यदि डॉक्टर ही खुद स्वस्थ नहीं है, या पीड़ित है, या उसके पीछे बहुत सारी दिमागी और शारीरिक परेशानियां हैं, तो उसको पेशेंट का इलाज कराने में दिक्कत हो सकती है। कई लोग इसके बावजूद भी सब कुछ करते हैं, बट मेरा मानना है कि डॉक्टर ने स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और आज के जैसे दिन है जिसको हम कहते हैं कि डॉक्टर्स डे है, तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि आप सभी डॉक्टर्स लोग हैं वो खुद की तरफ ध्यान दें, खुद हैप्पी रहे, एनर्जेटिक रहे, और ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो सके हमारे पेशेंट के लिए। हम आखिरी डॉक्टर्स का एक काम होता है कि हमारे पेशेंट की भलाई क्या है, क्योंकि वही हमारे लिए तो हम कह सकते हैं पेशेंट ही हमारे भगवान है। जैसे कि पेशेंट हमें भगवान समझते हैं, बट हम सोचते हैं कि वो हमारे भगवान है, क्योंकि उनसे हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। सीखने के साथ साथ बीमारी आगे कैसे बढ़ती है, क्या होता है, वो भी हमें उनसे पता लगता है। और वो जो हमें आशीर्वाद देते हैं वो भगवान जैसा ही आशीर्वाद होता है। तो आज के दिन मैं यही कहूंगा कि सब लोग अपने खुद का ध्यान रखें, और सोसाइटी की तरफ ध्यान दें। खुद का घर होता है, अपनी फैमिली होती है, उसके तरफ दे, और डॉक्टर्स के दिन हैप्पी रहे, खुश रहे, और जिम्मेदारी से काम करें। तो डॉक्टर्स डे के दिन आज क्रिम्स हॉस्पिटल की तरफ से, यानी रामदास पेट का क्रिम्स हॉस्पिटल और मनीष नगर का क्रिम्स हॉस्पिटल, दोनों हॉस्पिटल की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर कम्युनिटी को, कि आप बहुत अच्छा काम करते हो, जिसकी बहुत जरूरत है, और आज के जमाने में तो और ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पेशेंट की तरफ एक सही दृष्टि से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोगों को मैं आज के दिन तहे दिल से ये कहूंगा कि आप खुद अच्छे रहे, बेहद अच्छा काम करें, हैप्पी रहे, अपने फैमिली की तरफ देखें, और समाज में जितना हम अच्छा काम कर सकते हैं पेशेंट के लिए वो करने की कोशिश करें।